और एमएस तो इनफैक्ट बहुत बड़ा गैम्बल है, आप बहुत सारे पैसे डाल देते हैं इसमें खुद पे, सिर्फ पैसों का लालच है, और ऐसा लग रहा है कि सिर्फ यही एक ड्राइविंग फोर्स है। तो मेरे ख्याल में रिकंसिडर करना चाहिए। तो जैसे मास्टर्स करने अगर कोई आता है तो ही हैज एवरीथिंग एट स्टेक। मेरे सारे पैसे लगे हुए हैं। मैं जनरली एनिमे देखता हूँ। लोग जनरली बोलते हैं कि ये कार्टून है, तो अभी भी कार्टून देखता हूँ। ठीक है। मैं मुझे अब जो पसंद है वो मुझे पसंद ही है। लिक्विड एसेट कितना है, आपका पोटेंशियल कितना है टू रीपे द लोन, और उसके बाद ही जाके लोन सैंक्शन होता है। मैंने ऐसे ही पूछ लिया कि आप फ्रीक्वेंट फ्लायर हो क्या, आपको बहुत वीआईपी ट्रीटमेंट मिल रही है। मैं देख रहा था सुंदर सुंदर एयर हॉस्टेस आ रही है, उनसे बात कर रही है। आज के जमाने में द मनी दैट यू हैव, राइट, you're going to lose that money if you don't invest. हेलो गाइस, मेरा नाम है प्रतीक एंड वेलकम बैक टू माय चैनल ग्रैटम। आई होप आप सब लोग ठीक रहोगे गाइस। तो आज है हमारे साथ सहज शुक्ला। गाइस हम लोग दोनों साथ में थे इंजीनियरिंग में, उसके बाद में सहज ने एमएस के लिए ऑप्ट किया। तो सहज, थोड़ा सा ये एमएस वाले इसमें आने से पहले थोड़ा सा अपने बारे में कुछ बता दे ब्रो। तो मैं मेरा स्कूलिंग सारा नवी मुंबई में ही हुआ, और फिर ट्वेल्थ में मुझे बहुत ज्यादा अच्छे ग्रेड्स नहीं आए, तो फाइनली हम लोग सब साथ में मिल गए एसआईएस में। बट एसआईएस बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, स्टार्ट से लेके एंड तक। स्टार्टिंग में मुझे एक बैच मिला मिक्स्ड लोगों का, जहाँ पे बहुत सारे लोग थे, और फिर ईएक्सटीसी सेग्रीगेट हो गया। फिर उसके बाद आईवी था, जहाँ पे मैंने अपने क्लास जितना ही डिप्लोमा वालों के साथ भी मचाया उस दिन। मतलब आईवी वाले दिन मुझे लगता है कि डिप्लोमा और हमारा वाला जो बैच था वो फाइनली मिले। तो कॉलेज बहुत वाइल्ड एक्सपीरियंस था, बहुत बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। बट मेरे कॉलेज डेज में ही मुझे लगा कि ईएक्सटीसी मेरा कॉल नहीं है। थोड़ा थोड़ा अलग फील्ड है जो मुझे एक्चुअली पसंद है। और मेरे सेकेंड ईयर के बाद मैंने डिस्कवर किया कि वो डेटा एनालिटिक्स और बिजनेस इंटेलिजेंस की सारी चीजें। तो मैं यहाँ पे आ गया स्टीवंस में। बहुत एफर्ट्स लगे थे। तो सबसे हम यहाँ पे जब आए तो हम लोग ढूंढ रहे थे अराउंड कि कोई रूम मिल जाए हमको, या कोई कोई घर मिल जाए। हम लोग 5 लोग थे वहां से। उसमें भी बहुत सारी चीजें हुई, बहुत किस्से थे हमारे साथ। ऐसे पहले लोग आ गए थे जिनको हमें जो हम नहीं चाहते थे कि हमारे साथ हो, क्योंकि हम ऑलरेडी 5 लोग थे। तो उसमें भी बहुत स्ट्रगल था। हम लोग को बहुत अच्छे से उनको टैक्टफुली बताना पड़ा कि यहाँ पे हम लोग सोच रहे हैं कि रहें। फिर उसमें बहुत सारा जुगाड़ लगा, बहुत बहुत सारी चीजें। धीरे धीरे कॉलेज में हम लोग ऑन कैंपस ढूंढते थे। हमारा कैंपस बहुत छोटा है, हम्म। तो ऑन कैंपस हमें मिला नहीं बहुत। आई थिंक हम 5 लोगों में से बस एक को ही मिला था, वो भी थर्ड सेम में। तो ऑड्स हमारे बहुत कम होते हैं कि हमको ऑन कैंपस जॉब लगे। ऑफ कैंपस आप काम नहीं कर सकते हो। बहुत सारे इंडियन स्टूडेंट्स ऐसे भी स्ट्रगल करते हैं। इतना लीगल नहीं है, थोड़ा ग्रे एरिया है वो, बट बहुत सारे स्टूडेंट्स वो भी करते हैं। मैंने पर्सनली चूज किया कि वो नहीं करे। उसके लिए भी इनिशियली मैंने शुरुआत में ट्राई की थी, बट बाद में वो भी नहीं किया। और इंटर्नशिप्स हम लोग जिस टाइम पे आए उस टाइम पे बहुत मुश्किल था मिलना, क्योंकि जैन फेब आई थिंक 2020 से ही बहुत सारी चीजें शुरू हो गई थी पैंडेमिक के बारे में। और धीरे धीरे जून जुलाई तक मार्केट एक्चुअली डाउन हो गया। तो बहुत हम्म। स्ट्रगल वाला फेज था, बट हम लोग सारे लोग साथ में रहे। 2 साल ऑलमोस्ट होने आ गए, तो हम लोग ने अंदर अंदर एंजॉय भी बहुत ज्यादा किया। तो ब्रो वहां पे मतलब जैसे तूने बोला कि तूने जॉब नहीं किया था, तो कैसे मतलब सरवाइव करेंगे ब्रो जॉब के बिना? क्योंकि मेरे को नॉलेज नहीं है, इतना अवेयरनेस नहीं। मैंने तो सुना है कि जॉब करना पड़ता है, राइट? पार्ट टाइम जॉब हम्म। करते हैं लोग। तो सर्वाइवल कैसे होता है अगर कोई एक मिडिल क्लास फैमिली से है, जिसको राइट। फैमिली पैसे नहीं भेज पाएंगे, राइट? हम्म। एक्सपेंसेस, तो वो कैसे सरवाइव करेगा? तो आई थिंक ये जो जॉब नहीं होने का प्रॉब्लम है, ऑन कैंपस जॉब नहीं होने का, इट इज वेरी स्पेसिफिक टू अ फ्यू कैंपसेस जो बहुत छोटे हैं। हम्म। जनरली आप किसी स्टेट यूनिवर्सिटी में चले जाओ। हम जब इंडिया से आते हैं तो हम जनरली टॉप 400, जिनको हम कहते हैं जो ब्लैक लिस्टेड यूनिवर्सिटीज नहीं है, उनमें ही अप्लाई करते हैं। तो इन यूनिवर्सिटीज में चांसेस जनरली बहुत हाई होते हैं कि आपको जॉब मिल जाए। पर क्योंकि ये न्यूयॉर्क सिटी के इतने पास है कॉलेज, तो कैंपस समहाउ इसका बहुत छोटा है। तो ये प्रॉब्लम जनरली सबको नहीं आती, और आई होप किसी को नहीं आए। बट मैंने जितना सीखा है थ्रू माय एक्सपीरियंस, मैं बस एक बात बोल सकता हूँ कि अगर आप इसमें आ चुके हैं और आपके पास ऑलरेडी आपका एक कोर्स चालू हो गया है, तो बस प्रोसेस में बिलीव रखो। आप खुद जो बेस्ट कर सकते हो किसी भी सिचुएशन में आप वो करो, और टाइम पे छोड़ दो बाकी सब। क्योंकि टाइम हमेशा किसी का खराब नहीं हो सकता, कभी ना कभी उसको बेटर होना है। कभी ना कभी आपको वो जॉब
जॉब हमेशा चाहते थे वो मिलनी है, कोई अच्छी इंटर्नशिप मिलनी है जो बाद में कन्वर्ट हो जाए। तो हम्म। शायद आज ठीक नहीं है, शायद 2 महीने बाद भी ठीक नहीं है, लेकिन इवेंचुअली उसको ठीक हो रहा इंडियंस कितने हैं साथ में? है। आई थिंक 50% इंडियंस हैं, 50% चाइनीज हैं। यहाँ के लोग तो मास्टर्स करते नहीं, अच्छा, you're तो talking about मास्टर्स your का डिस्ट्रीब्यूशन। are you talking about your roommates or like नहीं नहीं, आई एम college, टॉकिंग अबाउट द यूनिवर्सिटी। university, right? 50% हाँ, are Indians. यस अच्छा, 50% is Chinese यस, बस दो ही हैं यहाँ पे जो पढ़ता है मास्टर्स। and Americans. वो वो ड्रॉप आउट होके गूगल बनाते हैं। ब्रो, तेरे कोर्स के बारे में बताएगा? मेरा कोर्स स्कूल ऑफ बिजनेस में आता है। तो हमारे बेसिकली यहाँ पे कैसे होता है कि हर एक स्कूल होती है बड़ी बड़ी। तो एक स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग होती है, एक स्कूल ऑफ बिजनेस होती है, स्कूल ऑफ साइंस होती है। तो ऐसी तीन चार अलग अलग स्कूल्स होती हैं। तो इनके अंदर अलग अलग कोर्सेज होते हैं, हर एक स्कूल कुछ 4-5 कोर्सेज मैनेज करता है। तो हमारा जो कोर्स है बिजनेस इंटेलिजेंस एंड एनालिटिक्स, वो लाई करता है स्कूल ऑफ बिजनेस के अंडर। हम्म। तो स्कूल ऑफ बिजनेस में जनरली आपको होता है कि फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स कैसे करें, एफई फाइनेंशियल इंजीनियरिंग रिलेटेड कोर्सेज होते हैं, बिजनेस एनालिटिक्स रिलेटेड कोर्सेज होते हैं, प्योर फाइनेंस प्योर मैनेजमेंट के कोर्सेज होते हैं। तो इंडिया में जैसे हम सेग्रीगेट कर देते हैं हर चीज को साइंस कॉमर्स आर्ट्स में, यहाँ पे वैसा नहीं है। यहाँ पे ऐसे बहुत सारी अच्छी फील्ड्स है जहाँ पे द ब्यूटी ऑफ कॉमर्स मैरीज द ब्यूटी ऑफ साइंस। तो हम्म। ये ऐसी ही एक फील्ड है। यहाँ पे हम एनालिटिक्स करते हैं जहाँ पे पाइथन आर सीक्वल बहुत ज्यादा जो कहते हैं सीएस बेस्ड चीजें होती हैं, उनको हम इंटीग्रेट करते हैं मेन स्ट्रीम मार्केट के साथ। इनसाइट्स कैसे ड्रॉ करें, रिपोर्ट्स कैसे बनाएं, आपके अगर कोई क्लाइंट है कंपनी के तो उनसे आप कैसे बात करें, कैसे उनके लिए क्या ऑप्टिमल सॉल्यूशंस है वो आप निकाल सकते हो, रियल लाइफ में आप कैसे इन चीजों को इम्प्लीमेंट कर सकते हो। तो एक बहुत डिटेल्ड एनालिटिक्स होता है कि आप कैसे मार्केट को बी टू बी बिजनेसेस के साथ या बी टू सी बिजनेसेस के साथ इंटीग्रेट कर सकते हो। ब्रो, एक चीज पूछना है मेरे को कि तेरे को ऐसा क्यों लगा कि तेरे को एमएस करना चाहिए bro? मतलब अगर मैं तेरे को ऐसा बोलूँ कि एमएस मतलब स्टे इन यूएस, स्टे इन कनाडा, स्टे इन कहाँ पे भी जा रहे हो आप, राइट? वहीं पे आप काम करोगे, राइट? ये तो माइंडसेट रहता ही है, राइट? एमएस मीन डोंट करेक्ट कम बैक, राइट? 90% पीपल डोंट कम बैक, राइट? करेक्ट। तो क्यों तो मतलब तेरे दिमाग में आया? आई थिंक इसके बहुत सारे फैक्टर्स थे। आई थिंक पहला फैक्टर ये था कि EXTC डेफिनेटली वो नहीं था जो मुझे करना है। uh, और मुझे ये सेकेंड ईयर में ही रियलाइज हुआ। मैं पहले से नंबर्स के साथ अच्छा था, मैं मैथ्स जनरली फ्री टाइम में भी करना पसंद करता हूँ। ऐसी कोई चैलेंजिंग सिचुएशन अगर हो जहाँ पे आप स्टार्स को इनकॉर्पोरेट कर रहे हो और थोड़ा सा कोडिंग ला रहे हो, तो आई थिंक वो बहुत अच्छा स्वीट स्पॉट था मेरे लिए जो मुझे करना था। और मैंने रियलाइज किया कि इसकी अपॉर्चुनिटीज यूएस में सबसे अच्छे हैं। बहुत ज्यादा हम्म। मैंने इसके पीछे रिसर्च की थी कि मैं इसमें कैसे करियर बना सकता हूँ और क्या कर सकता हूँ। दूसरा मोटिवेशन, आई थिंक लोग जनरली इतना बोलते नहीं है बट पैसे। ऑफ कोर्स मैं नहीं चाहता था कि मैं 3.5 लाख के पैकेज में इंडिया में रहूं और बेंच रहूं पूरा साल। तो मैं जेन्युइनली कुछ नहीं कर रहा लेकिन नाम के लिए एक आईटी कंपनी में हूँ। तो आई थिंक वो डेफिनेटली एक चीज था जो मुझे हटाना था। एक बहुत हम्म। बड़ा प्रेशर भी था मेरे मेरे पास यहाँ पे आने के लिए। मैंने कॉलेज में हल्की सी चीटिंग कर ली थी। तो कॉलेज में मैं TCS का इंटरव्यू बैठ गया था हम्म। और मुझे बैठना नहीं था क्योंकि मुझे फिर नहीं मिलता हम लोग के कॉलेज से जो हमको डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, लेटर ऑफ रिकमेंडेशंस चाहिए होते हैं। लेकिन मैं वो बैठ गया था और मुझे वो जॉब भी मिल गई थी। तो फिर मैं पहले तो बहुत श्योर था यहाँ पे आने के लिए, लेकिन फिर एक एक सेकंड के लिए लगा कि मैं यहाँ पे इतना सारा इन्वेस्ट कर रहा हूँ और 2 साल के लिए मैं लिटरली कुछ भी नहीं कर रहा। मेरे सारे काउंटर पार्ट जो इंडिया में है वो ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं, मैं वो सब नहीं कर पा रहा हूँ, हम्म। एक्सपीरियंस नहीं ले पा रहा हूँ। तो वो एक बहुत डबल माइंड था। बट अभी आई एम हैप्पी कि ये डिसीजन लिया, मैं उस फील्ड में ही काम करूंगा। एक एवरेज स्टूडेंट एमएस के लिए अप्लाई कर सकता है? बिलो एवरेज स्टूडेंट या फिर एवरेज स्टूडेंट? आई थिंक बिलो एवरेज और एवरेज स्टूडेंट जो होता है वो बहुत सब्जेक्टिव चीज है। आई थिंक जो कोई एक चीज में अच्छा है वो किसी दूसरे चीज में बहुत बुरा हो सकता है। हम्म। मुझे लगता है कि मैं पर्सनली
काफी डिसेंट हूँ व्हेन इट कम्स टू बिजनेस एनालिटिक्स या डेटा साइंस या डेटा एनालिटिक्स के जो प्रॉब्लम्स हैं मेरे, बट मैं आई एम श्योर मैं एवरेज या बिलो एवरेज ही था कॉलेज में, और ट्वेल्थ में भी फॉर दैट मैटर। तो फॉर मोस्ट ऑफ माई लाइफ में बिलो एवरेज रहा हूँ। आई थिंक आप अबव एवरेज या आप टॉप 10 या 5% में तब लाइक करते हो जब आपको पता होता है कि आपका कॉलिंग क्या है, जो चीज आपको दिल से करना पसंद है, जो चीज आपका पैशन है। उसमें अगर आप स्टार्ट भी करते हो जहाँ पे आप बिलो एवरेज हो, तो आई एम श्योर यू विल कोप अप एंड यू विल गेट बेटर इवेंचुअली। तो अगर आपको दिल से लग रहा है कि आप कोई चीज बहुत लंबे टाइम तक कर सकते हो, अगर आपको फील्ड बहुत ज्यादा पसंद है, ऑफ कोर्स पागलपंती भी ठीक नहीं है। अगर कोई फील्ड ऐसी है जहाँ पे कोई कोई स्कोप ही नहीं है और आपको बस पैशन है, तो उसको फुल टाइम करियर बनाना रिस्की होता है। तो हम्म। एक बहुत प्रैक्टिकल डिसीजन मेरे ख्याल में होना चाहिए। आपका मार्केट भी उस तरह का है थोड़ा, और आपका स्किल्स और पैशन भी उधर लाइन अप हो रहा है। तो आई थिंक जब ऐसा एक टाइम आता है जब आप उस स्वीट स्पॉट को हिट करते हो, तो आई थिंक तब आप बहुत सेफ हो कि आप वो एमएस के ऑप्शन के लिए वो गैम्बल ले सकते तो सर ऐसा जरूरी नहीं है कि ऐसा लगता है सर कि 90 मतलब कुछ लोग मतलब अगर एक एमएस करा, जैसे कि तेरा रीजन मेरे को एकदम लगा, सॉलिड लगा तेरा रीजन है, और इसका अदिति है राइट, जिसके बाद मैंने पॉडकास्ट हो। किया था कि तुम लोग हो मतलब एक स्पेसिफिक चीज में पैशनेट हो, तुमको पता है कि वो सब्जेक्ट में मुझे करना है। लेकिन ये माइंडसेट लेके जो करता है कि हाँ कमाने वाला माइंडसेट लेके, ओनली कमाने वाला, कमाना इज नॉट अ बैड थिंग बट इट्स अ गुड थिंग। जो आपको पसंद हम्म। है अगर आप उसमें छाप रहे हो तो इट्स मतलब इससे ज्यादा हैप्पीनेस किसी चीज में नहीं मिलेगा। बट आप सिर्फ एमएस के नाम पे एमएस कर रहे हो कि हाँ एमएस करूंगा और छापूंगा, ये माइंडसेट से हम्म। अगर आप जा रहे हो एमएस करने के लिए, तो व्हाट इज योर टेक ऑन दैट? आई थिंक फिर चीजें बहुत मुश्किल हो जाती हैं फॉर अ लॉट ऑफ रीजंस। आई थिंक अगर आपका फाइनेंशियल बैकग्राउंड अच्छा है और आप फिर भी एमएस कर रहे हो, और आपको कोई भी पैशन नहीं है उस फील्ड के लिए, तो इवेंचुअली जब आप जॉब करना स्टार्ट करोगे, या जब आपको अगर मिल भी जाता है कोई अच्छा अपॉर्चुनिटी, कॉलेज में स्ट्रगल करने के बाद भी, और इंटर्नशिप्स ढूंढने के बाद भी, और बहुत मेहनत के बाद भी, तो शायद उस फील्ड में जब आप घुसोगे और आप 2 हफ्ते, 3 हफ्ते, शायद 1 महीना, शायद 4 महीने काम करोगे, तो उसके बाद आपको लगेगा कि ये वो नहीं है जो मुझे करना है। आप जब रोज घर आओगे, आपको अगले दिन ऑफिस जाने का मन नहीं करेगा। आप जो काम कर रहे हो, आपको शायद काम करने का मन नहीं करेगा। हम्म। तो आई थिंक इन सब रीजंस के लिए पैशन एक बहुत जरूरी चीज है, क्योंकि हम सिर्फ पैसे कमाने के लिए कोई भी काम नहीं कर सकते। हम दिन के 8 घंटे काम पे जाते हैं, 8 घंटे अराउंड सोते हैं, और सिर्फ 8 घंटे बाकी के हमारे खुद के लिए होते हैं, जिसमें ऑफ कोर्स ट्रैवलिंग और बाकी सब चीजें इंक्लूड हो जाती है। तो दिन का इतना बड़ा पोर्शन उस चीज को करने में जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं है, वो मुझे लगता है कि एक पॉइंट के बाद आप कर ही नहीं पाएंगे। तो इनर कॉलिंग, पैशन, उस चीज के लिए सचमुच का डेडिकेशन बहुत जरूरी होता है। एमएस तो ठीक है, कोई भी इनफैक्ट डिग्री करने के लिए तो, और एमएस तो इनफैक्ट बहुत बड़ा गैम्बल, आप बहुत सारे पैसे डाल देते हैं इसमें खुद पे। तो फिर अगर सिर्फ सिर्फ पैसों का लालच है और ऐसा लग रहा है कि सिर्फ यही एक ड्राइविंग फोर्स है, तो मेरे ख्याल में रिकंसिडर करना चाहिए। आई थिंक इट इज नॉट द बेस्ट चॉइस कि सिर्फ पैसों के लिए आप एमएस करो। कितने पैसे लग जाते हैं सर? ये बहुत वेरी करता है। पूरे यूएस में आई थिंक बहुत सारे लोग होते हैं जो अराउंड 30 लाख, 30-40 लाख में भी पूरा कोर्स कर लेते हैं। अब ये वो स्टेट्स हैं जहाँ पे रहना बहुत चीप है, जहाँ पे आपको स्टेट यूनिवर्सिटी मिल गया तो आपकी कॉलेज फीस भी बहुत कम है, और स्टेट यूनिवर्सिटी में आपको ऑन कैंपस भी मिल रहा है जहाँ पे आपको डिसेंट आर पे है। हम अनफॉर्चुनेटली ऐसे एक यूनिवर्सिटी में हैं जो प्राइवेट है, जो न्यूयॉर्क के पास है। मतलब कॉस्ट ऑफ लिविंग भी बहुत ज्यादा है, कैंपस भी बहुत छोटा है। तो आई थिंक एक बहुत बड़ा रेंज है, बट जनरली मोटा मोटा लोग अराउंड 50-60 लाख जितना तो खर्चा हो ही जाता है ऑन एन एवरेज। अच्छा, मिनिमम आप बोल रहे हो ऑन एन एवरेज एक 50 लाख तो खर्चा हो जाता है कोर्स खत्म होते मैं होते? हाँ, अराउंड 50 लाख का ऑन एन एवरेज एक्सपेंसेस हो ही जाता है, इंक्लूडिंग एवरीथिंग। सच पैशन क्या है आपके हिसाब से? मुझे लगता है कि आप एक ही काम अगर रोज करके जिस चीज में सबसे कम बोर होगे, जिस चीज में सबसे लास्ट गिव अप करोगे, मेरे हिसाब से वही पैशन है। मुझे लगता है कि दुनिया में वो चीज जो आपको करनी सबसे ज्यादा अच्छी लगती है, जैसे अगर किसी को क्रिकेट भी खेलना पसंद है,
उसको अगर आप रोज 24 घंटे दिन के क्रिकेट खेलने बोलो कितने भी डेडिकेशन से, आई थिंक आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम वो उस चीज से बोर होगा ही। बट जिस हम्म। चीज से आप सबसे लेट बोर होते हो, जिसमें आप सबसे लेट गिव अप करते हो कि नहीं अब मुझसे ये नहीं होगा, वो आई थिंक पैशन है, कि जिसमें आप सबसे ज्यादा सस्टेन कर पाते हो खुद को, और सबसे ज्यादा बिना बोर हुए एक अच्छे माइंड से उस चीज को हैंडल कर पाते बोर तो होना ही है, बट सबसे लेट किस में ज्यादा बोर होते हो? या फिर नहीं भी हो। होते रहेंगे, लेकिन ठीक है, अगर एक ही चीज को अगर पूरा दिन कोई करे, अगर किसी को बोले पूरा दिन क्रिकेट खेलते रहे, तो यार शायद बोर हो जाए वो पैशनेट बंदा भी। हाँ एग्जैक्टली, बट शायद क्रिकेट खेलने में मैं 20 घंटे बाद बोर हूँ, और अगर मुझे कोई बोले कि यार सोशल साइंस पढ़ता हूँ, मैं शायद 1 घंटे में ही बोर हो जाऊँ। तो ब्रो बचपन में मतलब कैसा था तू एज अ पर्सन, मतलब? मैं हमेशा से ही थोड़ा सा गीक ही रहा हूँ। मतलब मेरा बहुत चीजों में बहुत अलग सा टेस्ट रहा है, मैं लोगों के साथ मिक्स करता हूँ, लोगों के साथ बहुत अच्छे से बात कर पाता हूँ। मैं एक्सट्रोवर्ट भी रहा हूँ, लेकिन मेरे हमेशा से अपने खुद के प्रेफरेंसेस रहे हैं हर चीज में। मतलब अगर मैं थर्ड स्टैंडर्ड में होता तो शायद स्पेस से रिलेटेड बहुत सारी चीजों से फैसिनेट होता, शायद टाइम ट्रैवल से फैसिनेट होता और उसके बारे में बहुत सारी चीजें पढ़ता हूँ, लोगों के साथ वैसे बात करता। तो आई थिंक मैं जनरली मानता हूँ अपने आप को बहुत वेल इन्फॉर्म्ड रखने में नॉर्मल चीजों के बारे में, लेकिन ऐसे कुछ कुछ टॉपिक्स हैं जो मुझे पर्सनली बहुत ही ज्यादा पसंद है। तो मैं वो मेरे फॉल बैक ऑप्शंस होते हैं, कि जब आप जनरली दिन का पूरा काम करके थक जाते हो, अगर स्कूल जाते हो, कॉलेज जाते हो, या ऑफिस जाते हो, या जॉब्स के लिए अप्लाई करते हो, या कॉलेज में हो, तो उसके बाद बस थोड़ा टाइम निकाल के जो जो चीज आपको करनी पसंद है, कुछ भी रिक्रिएशनल हो सकता है वो आप करो। तो मैं जनरली वैसा हूँ। मैं इतना शैतान नहीं था, मैं इतना एक्टिव भी नहीं था, जो थोड़ा मेरे बॉडी पे भी रिफ्लेक्ट करता है। बट ये कुछ चीजें थी जिनको मुझे, आई थिंक मैं हमेशा से मेंटल एक्सरसाइज का और मैथ्स का और इन सब चीजों का, बहुत एब्स्ट्रैक्ट चीजों का जिसमें फिर भी बहुत ज्यादा दिमाग लगता है, उनका बहुत फैन रहा हूँ। तो कुछ चीजों के बारे में आपने बात किया था कि फॉल बैक, तो वो क्या चीज है जिसके ऊपर आप ये रहता आपका जो तो हाँ। मैं जनरली बहुत सारी ऐसी चीजें पढ़ता हूँ, मैं जैसे थियोरी ऑफ एवरीथिंग, स्टीफन हॉकिंग की एक बुक है, जो हम्म। स्पेस क्वांटम फिजिक्स इन सबको लेके है। तो मैंने इसमें करियर नहीं बना, क्योंकि अगेन मैंने जैसा मेंशन किया कि जैसे वहां पे स्किल्स भी होना चाहिए और मार्केट भी थोड़ा वैसा होना चाहिए और पैशन भी होना चाहिए। सिर्फ पैशन से आई थिंक मुझे नहीं लगता कि एक बहुत अच्छा डिसीजन आप ले पाओगे। इट हैज टू बी अ बैलेंस ऑफ एवरीथिंग। स्किल सेट होना चाहिए, राइट? स्किल्स तो होना ही हाँ चाहिए। आई थिंक, हाँ मतलब मुझे लगता है एक बेयर मिनिमम स्किल्स होना चाहिए आपको। मुझे मुझे सिर्फ आइस हॉकी पसंद है, और मैं अचानक से वो करने चला जाऊं और मैं सोचूं कि बहुत कम टाइम में मैं मार्क्स बनाऊंगा, लाइक सर, एक और चीज है, मुझे पसंद के साथ मेरे को लगता है कि स्किल्स चलो एक टाइम के बाद डेवलप भी कर सकते हैं, लेकिन एक नेचुरल हम्म। टैलेंट होना चाहिए कि नहीं सर? नेचुरल टैलेंट के बिना, एक नेचुरल टैलेंट जरा सा इंक्लिनेशन के ऊपर। मतलब उस वो आपका रास्ता बस थोड़ा इजी कर देता है। ऑनेस्टली मुझे लगता है कि ये सब जो भी है, जितना भी ये सब चीजें, ये बहुत सिनेरियो डिपेंडेंट है। मतलब हम्म। अगर आप जैसे मास्टर्स का एग्जांपल ले लो, तो जैसे मास्टर्स करने अगर कोई आता है, तो उसको ही हैज एवरीथिंग एट स्टेक, कि मेरे सारे पैसे लगे हुए हैं, मुझे यहाँ पे आके जब मेरा कोर्स खत्म होगा उसके 3 महीने के अंदर अंदर जॉब लेनी है। तो आई थिंक ये सब जो चीजें होती हैं, इसके लिए आपका वो जो नेचुरल कॉलिंग होता है और थोड़ा सा टैलेंट होता है, ये सब ऑफ कोर्स काम आते हैं। मतलब सिर्फ प्योर हार्ड वर्क है अगर, और जरा भी टैलेंट नहीं है, तो आई थिंक रास्ता आपके लिए मुश्किल है। मैं नहीं कहूंगा कि इम्पॉसिबल है, बट क्योंकि अगर आपको उस चीज के लिए पैशन है और आप बहुत हार्ड वर्क करने के लिए रेडी हो, तो आई एम श्योर कि देर आर सम वेरी गुड ऑप्शंस फॉर यू। बट टैलेंट डेफिनेटली काम आता है। क्वांटम फिजिक्स वगैरह के साथ साथ और क्या, मतलब आपका हॉबी है, मतलब और क्या चीज आपको पसंद है? मैं जनरली एनिमे देखता हूँ, वो मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। लोग जनरली बोलते हैं कि ये कार्टून है, तो अभी भी कार्टून देखता है, ठीक है। मैं मुझे अब जो पसंद है वो मुझे पसंद ही है, तो मैं जनरली एनिमे देखता हूँ। मैं फुटबॉल देखने का फैन हूँ। रिसेंटली मेरा हॉबी अभी नया शुरू हुआ है, मैं टेनिस खेलने जाता हूँ। टेनिस अ, खेलने जा रहा हूँ? हाँ, आसपास के कोच ने हमको बहुत अच्छा गिफ्ट मिला, हमारे यहाँ के म्यूनसिपालिटी से हमको 7-8
लगा के टेनिस कोर्ट मिल गए जो कोई यूज भी नहीं करता, तो हम देखते हैं फ्री जगह है, हम वहां पे जाके टेनिस खेलना शुरू कर देते हैं। तो ये सब मेरे कुछ हॉबीज हैं। मुझे बुक्स पढ़ना पसंद है, आजकल तो मैं इतना नहीं पढ़ पा रहा हूँ। मुझे मैथ्स या कोई ऐसे ही कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्व करना, अगर मैं फ्री बैठा हूँ तो वो सब चीजें करने में मुझे बहुत इंटरेस्ट है। अ, घूमना मेरा आई थिंक आजकल नया हॉबी है, क्योंकि अब मैं घूम नहीं पा रहा हूँ। तो जब आप कोई चीज नहीं कर पाते हो तो आपको करने का और मन करता है। हम्म, मैं हम्म, पहले से इतना ज्यादा घूमने के पीछे क्रेजी नहीं था। आई थिंक इट वाजंट फुल टाइम हॉबी। बीच बीच में कभी अच्छा लगता था फॉर ए चेंज, आजकल तो बहुत ही मन करता है घूमने का। तो आई थिंक बहुत बहुत सारी चीजें हैं जो मैं आजकल करता हूँ, बहुत सारी चीजों में इंटरेस्ट आता है, बट आई थिंक उसका बहुत बड़ा फैक्टर टाइम भी है। ब्रो आप जब अकेले रहते हो, लाइक यू आर स्टेइंग अवे फ्रॉम योर फैमिली, नाउ इट्स बीन ऑलमोस्ट 2 years, राइट? सो आप क्या सीखते हो अकेले रह के? लाइक फैमिली के साथ रहते हो तो यू आर कॉन्स्टेंटली लाइक कुछ ना कुछ बोलते रहेंगे, या फिर पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी, राइट? सो यू गेट इन्फ्लुएंस्ड इन अ नेगेटिव और इन अ पॉजिटिव वे, बट व्हेन यू स्टे अलोन, सो यू मोस्ट ऑफ द टाइम यू आर स्टेइंग अलोन, राइट? तो राइट। क्या एक्सपीरियंस होता है, मतलब एक माइंडसेट क्या चलता है एक स्टूडेंट का, एक 25 आई 24 इयर्स थिंक 23 इयर्स के बंदे के? राइट। तो आई थिंक इनिशियली इसमें बहुत आपको खुद को प्रिपेयर करना पड़ता है। आई थिंक इंडिया से ही बहुत टाइम से मैं लास्ट एक मंथ में खुद को प्रिपेयर कर रहा था कि आप यहाँ पे जाओगे, अकेले रहोगे इन अ होल न्यू प्लेस। घर पे जब आप होते हो तो मम्मी हर चीज के लिए होती है, मतलब लिटरली हर चीज के लिए। कहीं पे भी फंस गए, कुछ भी प्रॉब्लम हो गया, तो आई थिंक हर किसी का अलग अलग होता है। मैं जनरली अपनी मॉम को रीच आउट करता हूँ सबसे पहले हम्म, कोई भी दिक्कत के लिए। तो यहाँ पे ये सब ऑप्शंस चले जाते हैं। यहाँ पे आपको ऑफ कोर्स खुद से बहुत सारी चीजें करनी पड़ती है जो आप नहीं करते। खाना बनाना पड़ता है, बर्तन धोने पड़ता है, लॉन्ड्री करनी पड़ती है। ये सब चीजें आई थिंक हमेशा हमको लगता था कि नहीं ये इजी होंगी, ये कर लेंगे। अपना खाना अलग से बनाना पड़ता है रोज रोज, फिर उस खाने हम्म, को मैनेज करो, बर्तन मैनेज करो, अपनी चीजों को मैनेज करो, हैंडल करो। और घर पे जो सारी चीजें होती है उसका अलग से उनको प्रेशर होता है। तो आई थिंक बहुत सारे डिमेंशंस में बहुत प्रेशर होता है, और बहुत मुश्किल होती हैं चीजें जब आप घर से निकलते हो। और मुझे लगता है कि घर सबसे बड़ा सेफ हेवन है। जब तक आप वहां पे हो तब तक आप चाहे कितना भी अपने आप को अनफॉर्चुनेट समझो कि मुझे रोज इनके साथ रहना पड़ता है, मैं लॉकडाउन में हूँ, कितने टाइम मैं पेरेंट्स के साथ रहूंगा, मुझे फ्रेंड से मिलना है। आई थिंक ये सब आई थिंक उसके डाउन साइड्स भी हैं ये, ऑफ कोर्स। लेकिन ओवरऑल मुझे लगता है कि वो बहुत ही अच्छा सेफ हेवन है, और मुझे लगता है कि आपको बहुत ही जबरदस्त वीआईपी ट्रीटमेंट मिलता है अपने पेरेंट्स से। खुद के पैशन के लिए जो अभी मैं कुछ एप्स बनाना चाहता हूँ, हम्म। कुछ जो मेरे आइडियाज थे उनको मैं खुद से इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ अपने पेस पे। तो वो मुझे एक बहुत अच्छा गाइडिंग फैक्टर लगता है। वो मुझे लगता है कि वो एक बहुत अच्छी चीज़ है, और डेफिनेटली मैं अपने जॉब के लिए लुक फॉरवर्ड कर रहा हूँ। ऐसा ड्रीम जॉब जैसी है वो मेरे लिए ऑलमोस्ट। तो डेफिनेटली वेरी एक्साइटेड अबाउट दैट। और मैं अभी जो रिसेंटली काम कर रहा हूँ उसके लिए भी मैं काफी लुक फॉरवर्ड करता हूँ। तो ब्रो एक एमएस के लिए जो अप्लाई करने का जो हवा चल रहा है इंडिया में, लाइक जैसे कि हम्म। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को लेके ब्रो, जैसे काफी लोगों का लोन, खास करके मैं लोन के ऊपर बात करना चाहूंगा, बैंक लोन्स के बारे में कुछ बोलना चाहेगा ब्रो? आई थिंक बैंक लोन्स बहुत ट्रिकी हो सकते हैं। हम्म, बहुत सारे अलग अलग स्कीम्स होते हैं। वो जनरली सबको अराउंड एक ही रेट पे जो 11% का उसके अराउंड ही पड़ता है सबको। फाइनली जब लोग यहाँ पे आते हैं, एजुकेशन लोन्स फिर भी सस्ते हैं इन कंपैरिजन टू अदर लोन्स। बट अगेन जब आप वो लोन लेते हो एट द एज ऑफ व्हाट 21 22, जब आप निकलते हो इंडिया से, तो आई थिंक वो एक बहुत बड़ा बर्डन होता है। आपको हमेशा सोचना होता है कि ये इतनी इतनी बड़ी अमाउंट जो है वो आपको किसी दिन रिटर्न करनी है। और उस टाइम पे उसका उसका जो आपको लगता है कि इतना बड़ा अमाउंट है, वो ऑफ कोर्स बहुत दिल पे लगता है। आप बहुत सोचते हो कि अरे मैं कर पाऊंगा कि नहीं, बट ऑफ कोर्स वो गैम्बल लो। इंडिया में आई थिंक धीरे धीरे वो इंटरेस्ट रेट अभी ऊपर जाते जा रहा है, लोग धीरे धीरे बाहर निकलना शुरू हुए हैं। हम्म, बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनका घर, प्रॉपर्टीज, ये सब उन्होंने वो गिरवी रख के लोन लेते हैं। तो मॉर्गेज पे लेते हैं, ये सब करते हैं। तो ये ये बहुत
बहुत ट्रिकी चीजें हो सकती है। लोन्स के लिए मतलब क्या प्रीफर करते हैं ब्रो बैंक्स? मतलब अगर अगर कुछ भी नहीं है तेरे पास, सिर्फ तेरे एकेडमिक्स में तो वो लेंगे लोन? आर यू एलिजिबल फॉर द लोन जस्ट फॉर योर एकेडमिक्स? जनरली ऐसा नहीं होता अनफॉर्चुनेटली। बैंक्स को हमेशा एक फॉल बैक ऑप्शन चाहिए होता है, मतलब आई थिंक उनके पार्ट पे वो लोग भी गलत नहीं है। इंडिया में ऑलरेडी बहुत सारे स्कैम्स हो चुके हैं इसी बात को लेके कि आपको मेरा एलिजिबिलिटी दिखा के मैं बहुत सारे लोन लूंगा और फिर भाग जाऊंगा। तो उन्होंने उन्होंने डेफिनेटली अपने लेसन लिए हैं उस चीज से, तो वो हमेशा किसी चीज पे फॉल बैक करते हैं। वो देखते हैं कि आपका लिक्विड एसेट कितना है, आपका पोटेंशियल कितना है टू रीपे द लोन, और उसके बाद ही जाके लोन सैंक्शन होता है। नहीं तो वो अगर किसी दिन रीपे नहीं हुए तो बैंक बैंक ही लॉस में चले जाता है इवेंचुअली। तो आई थिंक वो सिर्फ मेरिट पे आई थिंक मुझे तो नहीं लगता कि मिलता, अनलेस आप ऐसे आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट हो जिसको बहुत जगहों से स्कॉलरशिप ऑफर हुई है और फिर आप फाइनली कोई डिसाइड करके वहां पे जा रहे हो जहाँ पे थोड़ा सा दे रहे हो। आई थिंक कि वो सिर्फ मेरिट पे नहीं होता है, और आपको थोड़ा तो इक्विटी और थोड़ा एफ्लुएंट बैकग्राउंड चाहिए होता है एलिजिबल होने के लिए। तो ब्रो एक जो लोन लेता है जो स्टूडेंट, वो जॉब मिलते ही ये कितने साल में पे कर पाता है वो वापस? लाइक क्या होता है वो चीज, फिगर क्या होगा? आई थिंक ये एक बहुत अच्छा कैलकुलेशन है जो हर स्टूडेंट करता रहता है। वो हमेशा सोचता है कि मैंने लोन लिया है अराउंड, जनरली हम मानते हैं कि अराउंड अगर 30 लाख का लोन है तो स्टूडेंट्स 2 साल में उसको रीपे करते हैं। बट बहुत सारे बुक्स मिलेंगे जहाँ पे वो रिकॉर्ड करते हैं कि आज इतना इंटरेस्ट आया, आज इतना ये हुआ। वो हमेशा एडअप करते जाता है और उनका स्टेटमेंट है उससे पहले तो उनको हमेशा पता होता है कि ओके मुझे ये देना है। तो आई थिंक 2 साल ऑन एन एवरेज यहाँ पे अराउंड 70,000 का पैकेज होता है पर ईयर आईटी का, और ऑफ कोर्स उसमें से टैक्स कटता है थोड़ा। लेकिन इनिशियली हम स्टूडेंट्स होते हैं, हमको पता है सेविंग्स का इम्पोर्टेंस, तो हम इतना अच्छे से खर्चते नहीं हैं, और बचा बचा के जनरली मैंने 1.5-2 साल में देखा है स्टूडेंट्स को लोन निपटाते हुए। मैं एक छोटा सा स्टोरी बताऊंगा मेरा मेरा खुद का जो अब तक रहा है उस जॉब हंट का, जिसका ये यूट्यूब एक पार्ट है। तो जब मैं पहले दिन आ रहा था यूएस की फ्लाइट में, तो मैं एक इंसान से मिला। अब ये इंसान बिजनेस क्लास में ट्रैवल करता है हमेशा, और वो आई थिंक उनका फ्रीक्वेंट फ्लायर भी था। तो बिजनेस क्लास में जगह नहीं थी तो हमारे साइड में आके बैठ गया, मेरे बाजू की सीट में बैठा। और मैं बहुत बहुत क्यूरियस था, और मैं अभी यहाँ पे आ ही रहा हूँ और मुझे पता है कि पूछने में कोई दिक्कत नहीं है, तो मैंने ऐसे ही पूछ लिया कि आप फ्रीक्वेंट फ्लायर हो क्या, आपको बहुत वीआईपी ट्रीटमेंट मिल रही है। मैं देख रहा था सुंदर सुंदर एयर हॉस्टेस आ रही है, उनसे बात कर रही है, और लोग बहुत ही अच्छे से बिहेव कर रहे हैं। एक बार तो पायलट आ गया मिलने, मैं डर गया, मैंने कहा अरे भाई। तो मैंने उनसे पूछा कि आप तो उन्होंने बताया कि वो वाइस प्रेसिडेंट थे उस टाइम पे मैकिन्जे में, और ट्विटर का कंप्रेशन इंजन, अरे सॉरी, स्काइप का जो कंप्रेशन इंजन था वो उन्होंने एक टाइम पे डिजाइन किया था, और उनका प्रोजेक्ट वाज सोल्ड बैक देन एट 1 मिलियन। So he was तो an मैं बहुत Indian. इंस्पायर हो He गया। was an Indian, right? Indian He was or an Indian, yes. Indian, right? Old man, he was old. No, he was pretty young. I think, and he is somewhere around 40 to 45. So Okay. like not very old. Uh, for someone who has achieved a lot in his life. तो I think काफी young age में उन्होंने काफी कुछ अचीव कर लिया। तो मैंने उनसे तभी बोला था कि आप अगर अपना कॉन्टैक्ट शेयर कर सकते हो। उस टाइम पे आप हर चीज को लुक फॉरवर्ड कर रहे हो, आप उस प्लेन में हो जो आपको अपेरेंटली अपने ड्रीम तक लेके जाए। तो आप हर वो चीज का यूज करना चाहते हो जो आपके सामने आती है। तो मैंने उनसे उनका कार्ड मांगा, मेरे पास कार्ड आया। और यहाँ पे जब इवेंचुअली मुझे टफ टाइम थोड़ा आने लगा तो मैंने उनसे बात की कि आपके पास अगर कोई कॉन्टैक्ट्स हैं या कुछ है जो यहाँ पे यूएस में मुझे हेल्प कर सकते हैं किस चीज के लिए वो बड़ी, जॉब किस इंटरव्यू चीज के के लिए। लिए हेल्प? जॉब इंटरव्यू? हम्म 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 जॉब इंटरव्यूज के लिए, हाँ, हम्म रेफरल्स होते हैं यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट। आप किसी को रेफर करते हो तो उसका प्रोसेस थोड़ा इजी हो जाता है टू राइट। लैंड इन इंटरव्यू। तो मैंने उनको बोला कि आप अगर इस चीज के लिए हेल्प कर सकते हो, तो उन्होंने कहा कि मेरे यूएस में तो इतने कॉन्टैक्ट्स नहीं है, बट बहुत सारे स्टार्टअप्स हैं जिनको मैं फंड करता हूँ क्योंकि मैं खुद ही उस बैकग्राउंड से आया। तो ऐसे ही एक स्टार्टअप है, सिंगापुर बेस्ड है। जी। तो ये तो मैंने कहा कि मैं बिल्कुल इंटरेस्टेड रहूंगा एज लॉन्ग एज आई हैव इट ऑन माय रिज्यूम। और जब तक कोई चैलेंजिंग चीज है जो करने में मुझे मजा है, मैं डेफिनेटली इसके लिए तैयार हूँ। तो फिर मैंने एलीट फिट चालू किया
वो एक फिटनेस बेस्ड स्टार्टअप है सिंगापुर में। आ, थोड़े ही टाइम में आई थिंक उनका लॉन्च होगा, और उनका बहुत ही अच्छी टेक्नोलॉजी पे वो लोग काम कर रहे हैं। तो उनके साथ मैंने काम करना शुरू किया, और मैंने वहाँ से काफ़ी कुछ चीज़ें सीखी। इनफैक्ट मैंने जो डेवलपमेंट की वो साइड थी पाइथन की, वहाँ पे कभी काम नहीं किया था, बट मैंने बहुत कुछ डिटेल में सीखा वहाँ पे इन अ स्पैन ऑफ 3 to 4 months। और वहाँ पे मुझे सबसे पहले अच्छा लगना शुरू हुआ कि आई थिंक होप है, आई थिंक ऐसी चीज़ें हैं जो मैं कर सकता हूँ, और अपने आप पे थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ा। हम्म। उसके बाद आई थिंक एक थोड़ा सा ड्राई स्पेल था अराउंड 2-3 महीने का, जहाँ पे आपको इंटरव्यूज भी नहीं आ रहे थे, आपको कोई प्रोग्रेस होते हुए दिख नहीं रहा था। तो ऐसा लग रहा था कि मैं रोज एनर्जी डाल रहा हूँ, रोज प्रोग्रेस नहीं हो रहा। तो उस टाइम पे बहुत मन हुआ कि अब गिव अप ही कर देते, अब नहीं होगा। बट फिर मैंने सोचा कि एक इनोवेटिव आइडिया ट्राई करते हैं। तो मैंने एक पॉडकास्ट शुरू की। तो पॉडकास्ट मुझे हमेशा लोगों से बात करना एक तो अच्छा लगता है, दूसरा मेरे फील्ड रिलेटेड होगा। और जब मैं उनसे बात करूंगा, जब मैं बताऊंगा कि मैं ऐसी ऐसी चीजें मुझे आती है, तो शायद लोग मुझे व्यूज देंगे, और उन लोगों में से कोई ऐसे होंगे जो किसी रिक्रूटर को जानते हैं। मेरी पहचान बढ़ेगी आसपास वाले एरिया में, मेरे फ्रेंड हम्म। सर्कल में, मेरे लोग, आसपास के लोग मुझे जाने। तो आई थिंक वो एक अच्छा तरीका होगा टू एडवर्टाइज माई सेल्फ फॉर अ जॉब। तो मेरा मेन मोटिवेशन वो था, एक पॉडकास्ट स्टार्ट करने का। लकीली मुझे मेरे पॉडकास्ट में फर्स्ट गेस्ट वेणु गुंतुपली है, जो बहुत बहुत ही रिनाउंड डेटा साइंटिस्ट हैं यहाँ पे। वो डायरेक्टर रहे 2-3 कंपनीज में, एंड ही वाज वेरी जनरस टू शो अप फॉर द पॉडकास्ट पहली बार में। और बहुत ही अच्छी पॉडकास्ट हुई वो। मेरे आसपास के सब दोस्तों ने एडमायर किया, और आई थिंक थिंग्स वर वर्किंग आउट वेरी वेल उस पॉइंट ऑफ टाइम पे। फिर लकीली आई गॉट इनटू ब्लैक रॉक। यहाँ पे मुझे जॉब मिल गई, और वो जॉब अगस्त में स्टार्ट होती है, लेकिन उसके पेपर वर्क वगैरह में बिजी हो गया, तो आजकल तो मैं वो पॉडकास्ट को टाइम नहीं दे पा रहा हूँ। बट आई थिंक इट वाज अ वंडरफुल इनिशिएटिव। मुझे खुद को पर्सनली बहुत अच्छा लगता था एट द एंड ऑफ द डे, जब मैं दो चार बातें जो मुझे आती है वो लोगों के साथ शेयर करता था, और जब लोग उसको जेन्युइन व्यूज देते थे, और मुझे एक बहुत अच्छा सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट आता था आफ्टर डूइंग दैट। ये जो इंटर्नशिप किया आपने, वो सिंगापुर, डिड यू ट्रैवल ओवर लाइक टू सिंगापुर, और लाइक इट वाज No, ऑनलाइन और it was a remote internship. I think it was a very challenging time for a remote internship. The concept was very new कुछ? at that point कि आप इतना दूर से कहीं से रिमोटली चीज़ों को हैंडल कर रहे हो। बट थैंक्स टू द सॉफ्टवेयर इंटीग्रेशन आजकल हम लोग गिटहब पे से चीज़ें उठा के खुद से यूज कर सकते थे, हम लोग जूम पे कनेक्ट होकर बात कर सकते थे। हमारे मीटिंग के टाइम बहुत ही ऑफ होते थे। आई थिंक यहाँ पे 1:30 होता था तब हमारा मीटिंग होता था रात के। तो वहां पे हम लोग हर रोज मीटिंग करते थे टू डिसाइड द कोर्स ऑफ एक्शन ओवर द नेक्स्ट डे। तो वो आई थिंक हम लोग का एक वो बहुत ही अच्छा लर्निंग एक्सपीरियंस था, बहुत ही वाइल्ड एक्सपीरियंस था कि आप 1:30 को मीटिंग कर रहे हो टू डिसाइड फॉर द नेक्स्ट डे, और जब नेक्स्ट डे सुबह उठते हो तो आपके पास ऑलरेडी एजेंडा होता है। तो बहुत ही थोड़ा सा टफ था, लेकिन बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था वो। So what was the duration of that internship, man? It was around 4-5 months. Five For 5 months. months. And then you recently got selected like for this company called BlackRock. BlackRock. So what does this company do right now? So the company is a finance company. वो लोग लोगों को एसेट मैनेज करने में हेल्प करते हैं, उनके फाइनेंसेस मैनेज करने में हेल्प करते हैं। और उनका जो सीईओ है लैरी फिंक, ही हैज अ वेरी इंटरेस्टिंग सेइंग। वो कहता है कि uh, आज के जमाने में द मनी दैट यू हैव, राइट, you're going to lose that money if you don't invest। मतलब मैं अगर किसी रेस में दौड़ रहा हूँ अपनी पेस पे, लेकिन मेरे आजू बाजू वाले मुझसे बहुत तेज दौड़ रहे हैं, तो आई एंड अप लास्ट। द सेम वे अगर आपके पास पैसा है, एंड अगर सिर्फ वो पैसा और उसको आप इन्वेस्ट नहीं कर रहे हो, तो आप एक्चुअली वो पैसा लूज कर रहे हो, क्योंकि बाकी इकोनॉमी आपसे बहुत फास्ट भाग रही है। सो आई थिंक Hmm. दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग सेइंग, और वो लोग उस बिलीफ में मानते हैं। द कंपनी हैज ऑलवेज हेल्प देयर क्लाइंट्स। आज दुनिया की सबसे बड़ी एसेट मैनेजमेंट कंपनी है। सो डेफिनेटली वेरी एक्साइटेड टू वर्क फॉर देम। What is your role over there, Raj? आई एम एन इंटरनल ऑडिटर, आईटी ऑडिट्स। इन्वेस्टमेंट्स को लेके कुछ पढ़ा है तुमने? रिसेंटली मुझे बहुत ज्यादा इंटरेस्ट आ गया इन्वेस्टमेंट में, क्योंकि आई थिंक जब आपके
पहले पहले पंख निकलता है तो आप सबसे ऊपर का ही सोचते हो सीधा। तो आई थिंक वो जेब में 100 रुपए और सपने करोड़पति बनने वाले हो, मुंगेरी लाल के हसीन सपने टाइप का सीन है थोड़ा। बट ऑफ कोर्स इन्वेस्टमेंट अगर आप अच्छे से करते हो, उसको बहुत प्लान करते हो कि इतना पार्ट ऑफ योर मनी आपका इन्वेस्टमेंट में जाएगा, इतना आप सेव करेंगे, इतना आप लग्जरी के लिए स्पेंड करेंगे, ऐसे आप अगर सेग्रीगेट कर पाते हो अच्छे से, देन लुकिंग इनटू गुड लॉन्ग एंड शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस ऑलवेज हेल्प्स यू। आप जितना पैसा उसको थोड़ा बढ़ा सकते हो, उसको अच्छी जगह लगा सकते हो। तो नॉट सो श्योर अबाउट इन्वेस्टमेंट, बट मुझे लगता है कि हर हर एक इंसान का फर्ज बनता है कि उनके जो भी फाइनेंसेस हैं उनका वो बहुत अच्छे से मैनेजमेंट करे। और नॉट श्योर अबाउट द स्टॉक मार्केट, अगर आपको गैम्बल लगता है जो भी है, बट आई थिंक फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज द की टू गो अबाउट द मनी दैट यू तो जैसे भी तेरे को पता चल गया कि तेरे को क्या करना है, जैसे एक स्टूडेंट को, वांट। 22 ईयर्स 23 ईयर्स के स्टूडेंट एज के स्टूडेंट को, हाउ विल यू नो दैट व्हाट इज हिज पैशन, और मतलब उसको चीजें करनी पड़ेंगी। आई थिंक मेरा मुझे जब पता चला कि मेरा कॉलिंग क्या है, वो तब था जब मैं ऑलरेडी इंजीनियरिंग में आ गया था। तो आप जब इंजीनियरिंग में आते हो तो आप सब कुछ बनते हो सिवाय इंजीनियर के। तो इंजीनियरिंग में आई थिंक तू मेरे से बहुत एग्री करेगा कि इंजीनियरिंग में हम आए and अब तू इतने अलग टैंजेंट पे इतना कुछ अच्छा कर रहा है। आई थिंक डेफिनेटली वो कॉलिंग हमको तब आती है जब हम इंजीनियरिंग के सेकेंड ईयर में होते हैं और हमको लगता है कि नहीं नहीं यार, ये किसी मेरे से नहीं हो पाएगा, मैं नहीं कर रहा जिंदगी भर VLSI। सो देन यू स्टार्ट एक्सप्लोरिंग योर ऑप्शंस, आप देखते हैं कि आपके पास और क्या क्या है। और मुझे लगता है कि इंजीनियरिंग इंडिया में अब बस वो टाइम रह गया है कि जिन 4 साल में आप अपने लिए टाइम निकाल के कर सकते हो जो आपको करना है, उन 4 साल में आप कोई भी रैंडम चीज ट्राई कर सकते हो। आप व्लॉगिंग ट्राई कर सकते हो, आप टीचिंग ट्राई कर सकते हो, आप कोई स्पोर्ट ट्राई कर सकते हो, आप एथलेटिक्स ट्राई कर सकते हो, आप कोई एक स्पेसिफिक टॉपिक जो आपको हमेशा से पसंद थी वो ट्राई कर सकते हो, प्योर साइंसेस। आई थिंक वो एक ऐसा टाइम होता है जब आपके पास अपना टाइम होता है कि जब आप ढूंढो, आप रिसर्च करो। तो मुझे लगता है कि आई एम श्योर इंजीनियरिंग तो सिर्फ हम लोग रहे हैं इसीलिए हम बोल पाते हैं, लेकिन और भी लोग जब उनका बैचलर्स करते हैं इंडिया में, उसके बाद उस टाइम पे वो लोग CGPA पे पूरा टाइम फोकस ना करके अपने लिए थोड़ा टाइम निकाल सकते हैं। आई थिंक एक चीज जो मैं बोलूंगा, जो मैं आई थिंक बहुत पर्सनली कनेक्ट करता हूँ और जिसमें मैं रिसेंटली मानने लगा हूँ, पैशन वगैरह को छोड़ के थोड़ा अलग, मैं बस यही कहूंगा कि टाइम इज द हीलर। बहुत बार आपको लगेगा कि आपके साथ सब गलत हो रहा है एक फील्ड में, एवरीथिंग दैट यू ट्राइड, एवरी सिंगल थिंग दैट यू डिड इज फॉलिंग अपार्ट, जो बहुत सही भी है। बहुत बार आपको ऐसा लगेगा कि अगर ये नहीं हो पाया तो मेरा पूरा लाइफ खराब हो जाएगा और सब सब खत्म हो जाएगा। और मैं पर्सनली उस फेज से बहुत बार गया, मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स उस फेज से गए हैं, कुछ अभी भी जा रहे हैं, बट इवेंचुअली वो टाइम हमेशा चेंज हुआ। इवेंचुअली आपके लिए जो बेस्ट है आपके आपके नसीब में आपको मिलेगा। बहुत सारी बड़ी कंपनीज के फाइनल इंटरव्यूज तक मैं जाके आया, लेकिन शायद मेरे नसीब में उससे अच्छा लिखा होगा इसलिए मुझे ब्लैक रॉक हम्म। मिला। मैं पर्सनली बहुत खुश हूँ, मैं खुश हूँ मेरा टाइम अभी आया। बट आई एम श्योर सबका टाइम कभी ना कभी बहुत अच्छा आएगा। सो जस्ट बिलीव इन दैट प्रोसेस। आप अपना बेस्ट करो जो आप उस टाइम पे कर सकते हो, और बाकी सब टाइम पे छोड़ दो, अपना टाइम आएगा। अपना टाइम आएगा। सर तू उन लोगों को क्या बोलना चाहेगा, एक लास्ट चीज, जो खुद को कम समझते हैं। आई थिंक वो लास्ट लास्ट चीज है जो आपको करनी चाहिए। बहुत बार आपको खुद को कम समझने के लिए कोई रीजंस नहीं लगते हैं। आई थिंक मैं हमेशा खुद को ये टाइम पे ये फेज में हमेशा खुद को कम समझता था इन टर्म्स ऑफ माय एक्सपीरियंस, इन टर्म्स ऑफ माय नॉलेज। बहुत सारे लोग यहाँ से यहाँ बहुत बहुत अच्छा एक्सपीरियंस लेके आए हैं बहुत अच्छे कंपनीज से। तो आप अपने खुद के कॉम्पिटिटर हो। आप खुद से खुद को कम मत समझो। दूसरों से कंपटीशन मत लगाओ। अपने पेस पे आप जो भी सीख रहे हो, एट योर ओन पेस एट योर ओन टाइम, आप बहुत ही अच्छा कर रहे हो। बिलीव इन द प्रोसेस। आप आपने अगर कल मेहनत की थी, आप अगर कल 2 घंटे पढ़ के आपने कोई एक नई चीज सीखी और आज आपने 1 घंटा पढ़ के कोई और नई चीज सीखी, तो आप ऑलरेडी अपने कल से बेटर हो। तो बस अपने आप से compete करो, बहुत ही हेल्दी कंपटीशन रखो, और सच्ची अपने आप को अंडर एस्टिमेट मत करो। आई थिंक
ये बोलना हमेशा इजी है, लेकिन एट सम पॉइंट मैं जानता हूँ मैं अपने आप को फिर अंडर एस्टिमेट करूंगा. सो आई नो इट्स अ प्रोसेस, लेकिन But उससे at बाहर least, आओ. but at least you know that you are हाँ. underestimating yourself, right? At least you are aware of that thing, राइट. राइट. right? राइट. राइट. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू बी अवेयर कि आप अपने आप को अंडर एस्टिमेट कर रहे हो, जो आप बिल्कुल मत करो. Hmm. I think hard work has always beaten raw talent, and I believe that will keep happening. क्योंकि अगर सिर्फ टैलेंट से ही चीजें होती तो लोग सिर्फ डीएनए इम्प्रूव करने में लगे होते हैं, अमीर लोग. लेकिन हार्डवर्क Absolutely. एक बहुत बड़ा फैक्टर है, लक एक फैक्टर है. और ये चीजें हमेशा आपके पास आएंगी. अपने आप पे जेंटल रहो. अपने अपने कल से खुद को कंपेयर करो, और अगर आज थोड़े बेटर हो तो उसका प्राउड लो, और अगर आज थोड़े कम हो तो अपने लिए अलग चैलेंज डालो कि मैं फिर उससे बेटर होके Hmm. दिखाऊंगा. आई थिंक यू आर योर ओनली कॉम्पिटिशन, एंड देयर इज नो पॉइंट इन अंडर एस्टिमेटिंग योरसेल्फ. Thank you so much सहज आने के लिए. और गाइस, अगर आपको आज का थैंक यू पॉडकास्ट फॉर हैविंग मी. अच्छा लगता है, अगर आपको सहज अच्छे लगते हैं तो ये पॉडकास्ट को लाइक करो गाइस, और सहज अपने दोस्तों को बोल दिया सब्सक्राइब करने के लिए चैनल. हाँ, बिल्कुल. बिल्कुल. थैंक यू सो मच सहज आने के लिए. थैंक यू सो मच. बाय बाय सहज. टेक केयर. बाय. बाय बाय.